यहाँ पर हम देखें वैसे इलेक्ट्रिकल के कुछ फार्मूले हैं जिन्हें हम देखते हैं, जैसे कि कूलाम का नियम में जो फोर्स निकाला जाता है, फोर्स इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4 पाई ई नॉट ई आर Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये न्यूटन के अंदर मेजर किया जाता है। Q1 Q2 क्या है, यहाँ पर आवेश है। R यहाँ पर दोनों जो आवेश है उनके बीच में डिस्टेंस है R। और E नॉट और ई आर, ई नॉट है यहाँ पर जो परमिटिविटी होती है वो है यहाँ पर, और ये ई आर है मीडियम की परमिटिविटी, और ई नॉट है एयर की परमिटिविटी। नेक्स्ट हम देखें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फार्मूला होता है E इक्वल टू एफ डिवाइड बाई क्यू, यानी फोर्स डिवाइड बाई आवेश। यानी E की वैल्यू हो जाएगी E इक्वल टू एफ का फार्मूला हम यहाँ पर लगा देते हैं 1/4 पाई ई नॉट ई आर, और Q डिवाइड बाई आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर Q1 और Q2 दोनों एक पॉइंट पर होंगे तो इसके अकॉर्डिंग क्यू स्क्वायर हो जाएगा। क्यू स्क्वायर में क्यू का भाग देंगे तो क्यू बचेगा यहाँ पर, तो न्यूटन प्रति कूलम आ जाएगा ये। तो न्यूटन तो फोर्स है और क्यू यहाँ पर आवेश है, जैसे कूलम में किया जाता है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा E इक्वल टू एफ डिवाइड बाई क्यू। नेक्स्ट हम देखें इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी है D इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई ए, यानी कूलम पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और D की जो वैल्यू है D इक्वल टू हो जाएगा E नॉट ई आर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ई नॉट ई आर इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से भी हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी है निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल टू होता है W डिवाइड बाई क्यू नॉट। तो यहाँ पर W है वर्क के लिए यूज किया गया है, तो वर्क के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 4 पाई ई नॉट इंटू क्यू डिवाइड बाई आर जूल पर कूलम। पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला होता है विभव प्रवणता का dV डिवाइड बाई डी आर। यहाँ पर वोल्ट पर मीटर के अंदर इसको मेजर किया जाता है विभव प्रवणता को, यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम वोल्ट पर मीटर में मेजर करते हैं। और E की वैल्यू होगी E इक्वल टू माइनस डी बाई डी आर से निकालते हैं। ये यहाँ पर लेंस के नियम के अकॉर्डिंग माइनस आया है। नेक्स्ट हम देखें निरपेक्ष व सापेक्ष विद्युतशीलता के बीच में संबंध क्या है। E इक्वल टू E के अकॉर्डिंग यहाँ पर E इक्वल टू ई नॉट ई आर एफ डिवाइड बाई एम से हम निकालते हैं निरपेक्ष और सापेक्ष विद्युतशीलता के बीच में संबंध। ई नॉट की वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10 की पावर माइनस 12 अब एफ पर मीटर, यानी कि फोर्स पर मीटर के अकॉर्डिंग हम निकालेंगे इसको, यानी फेराड पर मीटर के अकॉर्डिंग निकाला जाता है इसको। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता विभव प्रवणता के बराबर होती है। तो कोई भी हमने जैसे विद्युत क्षेत्र ले लिया, इस विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, जैसे ये बिंदु है, इस बिंदु पर विद्युत तीव्रता है विद्युत प्रवणता के बराबर होगी। नेक्स्ट हम देखें विद्युत तीव्रता और विद्युत फ्लक्स दोनों सदिश राशि हैं, यानी विद्युत फ्लक्स घनत्व और विद्युत तीव्रता दोनों सदिश राशि मानी गई है। विद्युत तीव्रता का मात्रक न्यूटन है, कूलम है, या फिर हम कह सकते हैं कि वोल्ट पर मीटर है विद्युत तीव्रता का मात्रक। कंडक्टिंग गोले के अंदर विभव का मान नियत रहता है, और कंडक्टिंग गोले के अंदर विद्युत तीव्रता E होगी यहाँ पर कंडक्टिंग गोले के अंदर, और विद्युत फ्लक्स है फाई होगा, और आवेश है यहाँ पर शून्य होता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू होती है Vd इक्वल टू म्यू डिवाइड बाई म्यू इंटू ई। ये विद्युत ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है Vd इक्वल टू म्यू इंटू ई। ड्रिफ्ट करंट की बात करें, ड्रिफ्ट करंट यहाँ पर होगी I इक्वल टू एन ई ए इंटू Vd। तो ये हो जाएगी यहाँ पर ड्रिफ्ट करंट। एंड करंट डेंसिटी का फार्मूला होगा करंट डेंसिटी इक्वल टू J इक्वल टू आई डिवाइड बाई ए के अकॉर्डिंग हम निकालते हैं, यानी कि I डिवाइड बाई ए को हम निकालेंगे एन ई इंटू वी डी, दैट इज इक्वल टू एन ई इंटू म्यू इंटू ई हो जाएगा, यानी करंट डेंसिटी का फार्मूला हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर करंट डेंसिटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के, यानी J इक्वल टू रो ई। और रो यहाँ पर जैसे कि ये म्यू है, ये कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल कराएगी, और इस म्यू की जो वैल्यू होगी या इस सिग्मा या रो की जो वैल्यू होगी वो होगी एन ई इंटू म्यू। रेजिस्टिविटी और मटेरियल कैसे निकालते हैं, रो यानी रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ये हो जाएगा पिको इक्वल टू 1 डिवाइड बाई रो, यानी कि रो की वैल्यू यहाँ पर एन ई यू है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आ जाएगी रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। नेक्स्ट हम देखें जैसे अगर हम जैसे क्या करते हैं हम जैसे मेल्टिंग पॉइंट अगर हम देखें यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट, जैसे तावा का जो मेल्टिंग पॉइंट है, तावा 1084 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होता है।
मैग्नीशियम है यहाँ पर 650 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होता है। जस्ता है 419.5 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होता है। एल्युमिनियम 658.6 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होता है। टिन यहाँ पर 231.8 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होता है। सीसा है 327.4 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होता है। चांदी है 961 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होती है। क्रोमियम है 1850 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होता है। मॉलिब्डेनम है 2622 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होता है। टंगस्टन है 3390 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होता है। लोहा यहाँ पर 1538 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होता है। और कोबाल्ट है 1490 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होता है। और निकल है 1452 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होता है। तो सबसे ज़्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट है यहाँ पर हम देख सकते हैं 3390 टंगस्टन का है। इसलिए जो फिलामेंट बनाए जाते हैं बल्ब के वो टंगस्टन तार के बनाए जाते हैं। उसके बाद में हम देखें लोहे का नंबर आता है। लोहे नहीं, उसके बाद टंगस्टन के बाद में मोलिब्डेनम का नंबर आता है। मोलिब्डेनम के भी धातु अच्छी क्वालिटी की धातु होती है। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर केबल का इंसुलेशन रेजिस्टेंस निकालने का जो फार्मूला है R इक्वल टू रो डिवाइड बाई 2πL log ऑफ R2 डिवाइड बाई R1। तो ये हो जाएगा 2.30 रो डिवाइड बाई 2πL log 10 R2 डिवाइड बाई R1। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं? RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी से टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाला जाता है। नेक्स्ट हम देखें डेल्टा से स्टार अगर हमें रेजिस्टेंस कन्वर्जन करना है तो जैसे कि हमें डेल्टा से स्टार में जाना है तो ये डेल्टा है, डेल्टा से स्टार में जाना है यानी आर ए की वैल्यू निकालनी है। तो आर ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये दोनों जो रेजिस्टेंस हैं इनको ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे आर सी ए इंटू आर ए वी डिवाइड बाई तीनों का योग हम नीचे कर देंगे। तो आर ए की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। जैसे कि आर ए की वैल्यू निकालनी है इन दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड बाई तीनों का योग। इसी तरीके से अगर आर बी की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड बाई तीनों का योग यानी आर ए बी। तो इसी तरीके से आर सी निकालना है हमें तो इन दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड बाई तीनों का योग। तो इससे हमें आर सी निकाल लेंगे। अगर हमें स्टार से डेल्टा में जाना है, स्टार से डेल्टा में जाने के लिए हमें क्या करना होगा? जैसे ये स्टार है, स्टार से डेल्टा में जाना है यानी ये वाला रेजिस्टेंस निकालना है आर ए बी। तो आर ए बी कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इन दोनों का योग करेंगे आर ए प्लस आर बी, फिर प्लस के इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इनका योग करेंगे फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड बाई आर सी, डिवाइड बाई आर सी कर देंगे। तो इस तरीके से ये स्टार से डेल्टा कन्वर्जन होता है। जैसे मान लीजिए हमें इन दोनों से ये वाला निकालना है तो सबसे पहले इन दोनों का योग करेंगे प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड बाई इसके अपोजिट वाला डिवाइड कर देंगे। तो यह हमारे पास में आ जाएगा स्टार से डेल्टा कन्वर्जन। नेक्स्ट हम देखें ओम के नियम से अगर हम बात करें यहाँ पर जैसे V डिवाइड बाई आई कांस्टेंट रहता है ओम के नियम में यानी ये लीनियर रहता है, लीनियर रेशियो रहता है इनके बीच में। इस तरीके से रेजिस्टेंस की वैल्यू है ये अगर आई है तो ये बी होगा, अगर ये बी है तो ये आई होगा। तो V डिवाइड बाई आई इक्वल टू आर यहाँ पर आ जाएगा रेजिस्टेंस। डीसी सर्किट और डीसी समांतर सर्किट में बात करें, डीसी सीरीज सर्किट और डीसी समांतर सर्किट में, डीसी सीरीज सर्किट के अंदर जो करंट की वैल्यू है सीरीज के अंदर इक्वल रहती है यानी I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I3 इस तरीके से रहती है। जबकि अगर पैरेलल सर्किट है हमारा समांतर परिपथ है तो उसके अंदर वोल्टेज समान रहता है। डीसी सर्किट के अंदर हमारा वोल्टेज है वो टोटल वोल्टेज है वो टोटल वोल्टेज के इक्वलेंट होता है यानी B इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। और डीसी पैरेलल सर्किट है, पैरेलल सर्किट के अंदर करंट का योग है वो इक्वल होता है यानी I की वैल्यू है I1 प्लस I2 प्लस I3 होगी। इक्वलेंट रेजिस्टेंस की बात करें तो डीसी सीरीज सर्किट के अंदर इक्वलेंट रेजिस्टेंस है वो हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। पैरेलल सर्किट के अंदर इक्वलेंट रेजिस्टेंस की बात करें तो 1 बाई आर इक्वलेंट इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस 1 बाई Rn। अगर हम करंट की बात करें तो डीसी सीरीज सर्किट के अंदर B बाई R1 से I1 करंट निकालेंगे, B बाई R2 से I2 करंट निकालेंगे, B बाई R3 से I3 करंट निकालेंगे। जबकि पैरेलल सर्किट के अंदर जो करंट की वैल्यू निकालेंगे वो I1 डिवाइड बाई G1 से हम निकालेंगे वोल्टेज की वैल्यू पैरेलल सर्किट के अंदर। I2 डिवाइड बाई G2 से हम V2 की वैल्यू निकालेंगे यानी वोल्टेज यहाँ पर सेम रहता है। अगर V1 की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर सीरीज सर्किट के अंदर तो यहाँ पर R1 डिवाइड बाई सोर्स रेजिस्टेंस इंटू B से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर V2 की वैल्यू निकालनी है तो R2 डिवाइड बाई सोर्स रेजिस्टेंस इंटू B से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरीके से अगर पैरेलल सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू निकालनी है तो I इंटू G1 डिवाइड बाई टोटल कंडक्टेंस हो जाएगा इन GP पैरेलल रेजिस्टेंस की टोटल कंडक्टेंस। I2 की वैल्यू हो जाएगी I इंटू G2 डिवाइड बाई GP यानी टोटल कंडक्टेंस ऑफ पैरेलल सर्किट।
फिर हम देखें कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस का कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा, L इक्वल टू एन फाइव डिवाइड बाई आई। तो यहाँ पर एन फाइव डिवाइड बाई आई से हम देखें VL डिवाइड बाई डी आई बाई डी टी के अकॉर्डिंग निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू एन स्क्वायर डिवाइड बाई एस, और ये इक्वल टू होगा म्यू नॉट म्यू आर ए एन स्क्वायर डिवाइड बाई एल। यहाँ पर L है, यहाँ पर लेंथ ऑफ मैग्नेटिक सर्किट है, ए है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कोर, एंड म्यू आर है रजिस्टिव परमिटिविटी, यानी रिलेटिव परमिटिविटी के लिए म्यू आर का वर्ड का यूज किया गया है, और म्यू नॉट है 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7 हेनरी पर मीटर। तो यहाँ पर समतल वृत्ताकार कुंडली का स्वयं प्रेरकत्व क्या होगा, समतल वृत्ताकार कुंडली का स्वयं प्रेरकत्व होगा L इक्वल टू एन फाइव डिवाइड बाई आई, और L की वैल्यू होगी म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर आर डिवाइड बाई 2 हेनरी के अकॉर्डिंग दी जाएगी। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस है यहाँ पर M की वैल्यू होगी N2 डिवाइड बाई I1 इक्वल टू VL2 डिवाइड बाई DI1 डिवाइड बाई DAT, एंड दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट पाई N1 N2 R स्क्वायर डिवाइड बाई 2R1। ये कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, यानी इससे हम निकालेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोफिशिएंट। नेक्स्ट हम देखें कपलिंग फैक्टर। कपलिंग फैक्टर का जो फार्मूला होता है K इक्वल टू M डिवाइड बाई अंडर रूट L1 L2 होगा। इंडक्टर वोल्टेज की बात करें यहाँ पर, तो BL जो इंडक्टर वोल्टेज है वो निकाल लिया जाता है, BL इक्वल टू L di बाई dt, और IT यानी इंडक्टर के अंदर जो करंट की वैल्यू दी जाएगी वो दी जाएगी 1 बाई L 0 से T VL dt प्लस I 0 ऑफ माइनस, यानी कि इनिशियल कंडीशन में करंट की वैल्यू क्या है उसको हम यहाँ पर क्या मेजर करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इंडक्टर विथ इनिशियल कंडीशन। T इक्वल टू 0 पर करंट सोर्स की तरह काम करता है इनिशियल कंडीशन में इंडक्टर, और T इक्वल टू इन्फाइनाइट पर शॉर्ट सर्किट की तरह इंडक्टर काम करता है। T इक्वल टू इन्फाइनाइट पर शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है, क्योंकि T होता है 1 बाई फ्रीक्वेंसी। अब T इक्वल टू 0 कब होगा, जब ये करंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इन्फाइनाइट होगी, तो करंट सोर्स की तरह काम करेगा। T इक्वल टू इन्फाइनाइट क्या होगा, जब ये 0 होगा फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, तो यानी ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इंडक्टर विदाउट इनिशियल कंडीशन T इक्वल टू 0 पर ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, और T इक्वल टू इन्फाइनाइट पर शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। यानी इंडक्टर चाहे इनिशियल कंडीशन वो चाहे विदाउट इनिशियल कंडीशन वो, T इक्वल टू इन्फाइनाइट पर तो ये शॉर्ट सर्किट की तरह ही काम करेगा, लेकिन T इक्वल टू 0 पर करंट सोर्स की तरह काम करेगा इनिशियल कंडीशन में, और विदाउट इनिशियल कंडीशन में ये ओपन सर्किट की तरह काम करता है। एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर किससे दी जाएगी, 1/2 Li स्क्वायर। इंडक्टर का अगर सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो ये क्या होता है, सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो इस तरीके से होगा। अगर पॉइंट यहाँ पर सेम डायरेक्शन में है तो ये हो जाएगा L1 प्लस L2 प्लस 2M एडिंग नेचर के अंदर। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे कि एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर उल्टा सुल्टा है, एक पॉइंट इधर की साइड है, एक पॉइंट इधर की साइड है, तो ये यहाँ पर हो जाएगा L1 प्लस L2 माइनस 2M, यानी अपोजिट नेचर के अंदर होगा ये। पैरेलल कनेक्शन हम देखें इंडक्टेंस का, L इक्विवेलेंट की वैल्यू पैरेलल इंडक्टेंस के अक्रॉस कैसे निकालते हैं, L1 L2 माइनस के M स्क्वायर डिवाइड बाई, अगर ये पॉइंट सेम डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएगा L1 प्लस L2 माइनस के 2M हो जाएगा, अगर एडिंग के अंदर है, क्योंकि पैरेलल सर्किट के अंदर एडिंग में माइनस आ जाता है। और अगर ये अपोजिट में है, जैसे कि एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, या फिर एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर, अपोजिट पॉइंट है इंडक्टर के अंदर, तो L इक्विवेलेंट की वैल्यू होगी यहाँ पर सब्ट्रैक्टिंग नेचर के अंदर, तो यहाँ पर L इक्विवेलेंट की वैल्यू होगी L1 L2 माइनस के M स्क्वायर डिवाइड बाई L1 L2 प्लस 2M। अब हम देखें कि इंडक्टर का आवेशन और विसर्जन किस तरीके से किया जाता है। जनरल इक्वेशन फॉर चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ इंडक्टर क्या होगा, IT इक्वल टू आई इन्फाइनाइट, यानी कि फाइनल कंडीशन में फाइनल वैल्यू थ्योरम हम लगा देते हैं यहाँ पर, IT इक्वल टू आई इन्फाइनाइट माइनस के आई ऑफ इन्फाइनाइट माइनस के आई ऑफ 0 e की पावर माइनस t बाई लैम्डा आ जाएगी। यहाँ पर आई एल की वैल्यू इनिशियल कंडीशन में इक्वल टू होगी आई एल की वैल्यू t इक्वल टू 0 पर, आई एल की वैल्यू 2 इक्वल टू 0 प्लस पर। तो चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ इंडक्टर हम देखें, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में हम देखें, चार्जिंग के अंदर क्या होता है, करंट इक्वेशन का फार्मूला होगा यहाँ पर IT इक्वल टू आई नॉट आई टी इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस e की पावर t बाई लैम्डा हो जाएगी। और डिस्चार्जिंग करंट की बात करें, यानी करंट इक्वेशन की बात करें, तो I इक्वल टू आई नॉट e की पावर माइनस t बाई लैम्डा हो जाएगी।
डिस्चार्जिंग इक्वेशन में। तो डिस्चार्जिंग इक्वेशन में डायरेक्ट ये आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाई टू है, लेकिन चार्जिंग की कंडीशन में ये आई नॉट इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर टी बाई लेमड़ा है। वोल्टेज समीकरण की बात करें तो बी एल इक्वल टू वी नॉट ई की पावर माइनस टी बाई टू लेमड़ा है, जबकि यहाँ पर डिस्चार्जिंग की कंडीशन की बात करें तो वोल्टेज समीकरण होगी यहाँ पर वी एल इक्वल टू माइनस के वी नॉट ई की पावर टी बाई लेमड़ा। नेक्स्ट हम देखें इंडक्टर के अगर चार्जिंग फंक्शन की बात करें, इंडक्टर के चार्जिंग फंक्शन धारा या वोल्टेज एक्सपोनेंशियली राइज होता है। और इंडक्टर का अगर डिस्चार्जिंग फंक्शन की बात करें, धारा हो या वोल्टेज हो, करंट हो या वोल्टेज हो, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है। तो इंडक्टिव सर्किट के लिए टाइम कांस्टेंट की बात करें हम, तो टाइम कांस्टेंट इंडक्टिव सर्किट के लिए क्या होता है, लैम्बडा इक्वल टू एल डिवाइड बाई आर के अकॉर्डिंग लिया जाता है। कैपेसिटर की बात करें, क्यू समानुपाती होता है वी, क्यू इक्वल टू सी वी होगा यहाँ पर, और सी की वैल्यू है यहाँ पर, सी की वैल्यू दी जाएगी ई नॉट ई आर ए डिवाइड बाई डी से। तो यहाँ पर हम देखें कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट सर्किट एंड ओपन सर्किट ऑफ ए कैपेसिटर विद रेस्पेक्ट टू टाइम, हम देखें आई की वैल्यू होगी वो हो दी जाएगी सी इंटू डी बाई डी टी, और वी टी की यानी वोल्टेज दिया जाएगा कैपेसिटर के अक्रॉस 1 बाई सी जीरो से टी आई डी टी प्लस वी जीरो माइनस। तो वी जीरो माइनस क्या है यहाँ पर, इनिशियल कंडीशन में जो वोल्टेज है कैपेसिटर के अक्रॉस वो यहाँ पर दिया जाता है। तो इनिशियल कंडीशन की बात करें, टी इक्वल टू जीरो पर ये वोल्टेज सोर्स की तरह काम करता है, और टी इक्वल टू इन्फिनिट पर कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह काम करता है। अगर इनिशियल कंडीशन है, विदाउट इनिशियल कंडीशन की बात करें हम, तो टी इक्वल टू जीरो पर शॉर्ट सर्किट की तरह काम है, इन्फिनिट पर ओपन सर्किट की तरह काम करता है। तो टी इक्वल टू इन्फिनिट पर ये ओपन सर्किट की तरह ही काम करता है, जैसे इंडक्टर टी इक्वल टू इन्फिनिट पर शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है। लेकिन इंडक्टर है टी इक्वल टू जीरो पर क्या करता है, वो करंट सोर्स की तरह काम करता है, जबकि कैपेसिटर है वोल्टेज सोर्स की तरह काम करता है इनिशियल कंडीशन में। और विदाउट इनिशियल कंडीशन की बात करें तो इंडक्टर ओपन सर्किट की तरह काम करता है, जबकि कैपेसिटर यहाँ पर टी इक्वल टू जीरो पर शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर हम देखें तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर दी जाती है डब्ल्यू इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर से। तो हाफ सी बी स्क्वायर के अकॉर्डिंग हम देखें, सी और बी को हम यहाँ पर लिख देते हैं क्यू, तो ये हो जाएगा हाफ क्यू बी, और ये हो जाएगी हाफ क्यू बी के अकॉर्डिंग हम बात करें तो ये हो जाएगा सी की वैल्यू है बी, क्यू इक्वल टू सी वी होता है। तो यहाँ पर v की वैल्यू q डिवाइड बाई सी हो जाएगी, और q पहले से ही है तो q स्क्वायर डिवाइड बाई सी हो जाएगा। तो ये अपन हाफ q स्क्वायर डिवाइड बाई सी हो जाएगा। c की वैल्यू बात करें, कैपेसिटेंस ऑफ डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक की बात करें, कैपेसिटेंस ऑफ डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक क्या होगा, c इक्वल टू ई नॉट ए डिवाइड बाई टी वन डिवाइड बाई ई आर वन प्लस टी टू डिवाइड बाई ई आर टू प्लस टी थ्री डिवाइड बाई ई आर थ्री फेरेड के अकॉर्डिंग हम देंगे इसको। तो जब समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य कुछ भाग में वायु माध्यम हो तो कुछ भाग में कोई अन्य माध्यम हो तो क्या होगा, C इक्वल टू होगा ई नॉट ए डिवाइड बाई डी माइनस के टी माइनस टी डिवाइड बाई ई आर के अकॉर्डिंग ये दिया जाएगा। और जब समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य क्षैतिज दिशा में कुछ भाग में वायु माध्यम हो और कुछ भाग में कोई अन्य माध्यम हो तो संधारित्र की धारिता क्या होगी, C इक्वल टू ई नॉट ए डिवाइड बाई डी, और ये हो जाएगा 1 प्लस ई आर डिवाइड बाई टू के अकॉर्डिंग, यानी सी का जो कैपेसिटर है फिर एयर के अंदर वो हो जाएगा 1 प्लस ई आर डिवाइड बाई टू के अकॉर्डिंग फेरेड में मेजर किया जाएगा। कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर कैसे दिया जाएगा, सी इक्वल टू 2 पाई ई नॉट एल डिवाइड बाई लॉग ऑफ ई बी बाई ए, फेरेड के अंदर मेजर किया जाएगा, और सी इक्वल टू 2 पाई ई नॉट डिवाइड बाई 2.303 लॉग ऑफ वी डिवाइड बाई ए फेरेड के अकॉर्डिंग मेजर किया जाएगा। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल कंडक्टर हम देखें, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल कंडक्टर क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर दो कंडक्टर हैं पैरेलल के अंदर हैं, तो ये मान लो यहाँ तक हमने क्या मान लिया, डिस्टेंस x मान लिया, यहाँ पर d माइनस एक्स मान ली है, तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल कंडक्टर आ जाएगा पाई ई नॉट ई आर एल डिवाइड बाई 2.303 लॉग ऑफ 10 d माइनस आर डिवाइड बाई आर फेरेड के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। तो यहाँ पर r की जो वैल्यू है ये d की अपेक्षा बहुत कम है, इसलिए हम क्या कर देते हैं, इसको नेगलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा पाई ई नॉट ई आर एल डिवाइड बाई 2.303 लॉग ऑफ 10 डी बाई आर।
तो प्रति एकांक लंबाई के लिए समांतर चालकों के बीच धारिता होगी यहाँ पर एकांक लंबाई के लिए पाई ई नॉट ई आर डिवाइड बाई 2.303 लॉग ऑफ 10 डी बाई आर फेरेड पर मीटर के अंदर मेजर की जाएगी। नेक्स्ट हम देखें कैपेसिटेंस ऑफ वेरिएबल कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ वेरिएबल कैपेसिटर में यहाँ पर n प्लेटों की संख्या है, तो C इक्वल टू n-1 ई नॉट ई आर ए डिवाइड बाई डी के अकॉर्डिंग मेजर की जाएगी। सीरीज कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर हम देखें तो सीरीज कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में C 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस सो ऑन 1/Cn तक जाएगी। यहाँ पर पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर हम देखें तो पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस Cn के अकॉर्डिंग आ जाएगा। डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन हम देखें यहाँ पर डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन में यहाँ पर जैसे C A है B है C है, तो यहाँ पर A B C के अकॉर्डिंग बात करें तो C A की जो वैल्यू है यहाँ पर ये C A की वैल्यू क्या हो जाएगी C A B प्लस C A C A B प्लस C A, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर CBC का भाग दिया जाएगा। तो इसी तरीके से डेल्टा से स्टार कन्वर्जन में भी हम वैसे उसके विपरीत करते हैं जैसे रेजिस्टेंस में करते हैं। रेजिस्टेंस में हम क्या करते हैं इसी तरीके से करते हैं यहाँ पर रेजिस्टेंस में भी। जैसे CV की बात करें यहाँ पर ये अगर हमें निकालना है तो इन दोनों को जोड़ेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पर इसका भाग दे देंगे, यानी रेजिस्टेंस के जैसे रेजिस्टेंस में स्टार से डेल्टा कन्वर्जन किया जाता है उसी तरीके से कैपेसिटेंस में डेल्टा से स्टार कन्वर्जन किया जाता है, यानी उसका अपोजिट होता है। नेक्स्ट हम देखें जैसे डेल्टा से स्टार हो गया कन्वर्जन, अब देखें स्टार से डेल्टा कन्वर्जन। कैपेसिटेंस में स्टार से अगर डेल्टा कन्वर्जन करना है हमें तो जैसे यहाँ पर हमें CAV की वैल्यू निकालनी है, यानी ये वाली वैल्यू निकालनी है CAV की वैल्यू, तो कैसे निकालेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड बाई तीनों के योग का भाग दे देंगे। इसी तरीके से अगर ये वाला कैपेसिटेंस निकालना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड बाई तीनों के योग का भाग दे देंगे, ये CBC हो जाएगा। इसी तरीके से CCA की बात करें तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड बाई तीनों के योग का भाग दे देंगे, तो CCA हो जाएगा। फिर चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर हम देखें, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में VCT इक्वल टू VC इन्फाइनेट माइनस के VC इन्फाइनेट माइनस के VC 0 e की पावर माइनस T बाई लैम्बडा हो जाएगा यहाँ पर, और जो लैम्बडा की वैल्यू है लैम्बडा इक्वल टू RC पर सेकंड के अकॉर्डिंग हम निकालेंगे इसको, यानी जो टाइम कांस्टेंट है यहाँ पर वो आ जाएगा RC। इसी तरीके से टाइम कांस्टेंट है C इक्वलेंट और RTS से हम लैम्बडा की वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी टाइम कांस्टेंट। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर हम देखें जैसे कि करंट की इक्वेशन जो होगी I नॉट e की पावर माइनस T बाई लैम्बडा होगी चार्जिंग कंडीशन में, जबकि डिस्चार्जिंग कंडीशन होगी माइनस के I नॉट e की पावर T बाई लैम्बडा और T बाई 2 यानी टाइम कांस्टेंट। इसी तरीके से वोल्टेज समीकरण हम देखें तो VC की वैल्यू होगी V आउटपुट 1 माइनस e की पावर T बाई 2, जबकि डिस्चार्जिंग कंडीशन में वोल्टेज का जो समीकरण होगा VC इक्वल टू V आउटपुट e की पावर माइनस T बाई लैम्बडा होगी। आवेश के समीकरण की बात करें तो आवेश का समीकरण क्या होगा Q इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस e की पावर T बाई RC, और वोल्टेज समीकरण की बात करें तो वोल्टेज समीकरण होगा Q इक्वल टू Q नॉट e की पावर माइनस T बाई RC के अकॉर्डिंग वोल्टेज समीकरण होगा। कैपेसिटर और इंडक्टर को पूर्णतः चार्ज होने में लगभग 5 टाइम कांस्टेंट का समय लगता है। कैपेसिटर एवं इंडक्टर 1 टाइम कांस्टेंट में 63% चार्ज होता है। पूर्णतः चार्ज कैपेसिटर और इंडक्टर 1 टाइम कांस्टेंट के 37% डिस्चार्ज होता है। कैपेसिटर या इंडक्टर को पूर्णतः डिस्चार्ज होने में लगभग 5 टाइम कांस्टेंट का समय लगता है। नेक्स्ट हम देखें जैसे कुछ पॉइंट है, जैसे कि वैक्यूम की बात करें, वैक्यूम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में 1 होगा, वैक्यूम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में 1 होगा। ग्लास के अंदर बात करें तो ग्लास है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 5 से 12, माइका का होता है 4 से 8, जर्मेनियम का होता है 16, वाटर का होता है 18.4, एयर का होता है 1.00059, पेपर का होता है 3.6, और पॉलीस्टीन का होता है 2.6, एयर का होता है यहाँ पर 1.0548, पोर्सलिन का होता है 5 to 6.2 और रबर का होता है 2.5। सेल और बैटरी की बात करें यहाँ पर, जैसे प्राइमरी सेल की बात करें, कार्बन जिंक है इसका जो वोल्टेज होता है वो होता है 1.5, जिंक क्लोराइड का 1.5,
मैग मैग्नीज एल्काइन का 1.5, सिल्वर ऑक्साइड का 1.5, लिथियम का 2.95, लेड एसिड का 2.00 वोल्ट, निकिल आयरन का 1.36 वोल्ट, सिल्वर जिंक का 1.25 वोल्ट और सिल्वर कैडमियम का 1.86 वोल्ट होता है। नेक्स्ट हम देखें, जैसे लेड एसिड बैटरी को अगर चार्ज डिस्चार्ज कैसे किया जाता है, जैसे PbO2 है, ये पॉजिटिव प्लेट होती है यहाँ पर, 2H2SO4 और यहाँ पर Pv नेगेटिव प्लेट होती है। PbO2 पॉजिटिव प्लेट, Pv नेगेटिव प्लेट। तो चार्ज डिस्चार्ज के अकॉर्डिंग ये पॉजिटिव प्लेट बनेगी PbSO4, यानी SO4 यहाँ से ले लिया जाएगा, 2H2 यहाँ पर जल बचेगा और PbSO4 नेगेटिव प्लेट बन जाएगी, प्लस इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो जाएगी। इसी तरीके से निकल आयरन बैटरी के अंदर क्या होता है, जैसे चार्जिंग में तो इस तरीके से चार्ज होगी, चार्ज होगा तो ये वेव फॉर्म बनेगी, डिस्चार्ज होगा तो इस तरीके से होगी। इसी तरीके से चार्जिंग के टाइम निकल आयरन बैटरी में निकल आयरन होगा, निकल OH3 हो जाएगा, 2KOH हो जाएगा, ये नेगेटिव प्लेट हो जाएगी Fe। तो यहाँ पर डिस्चार्जिंग के समय NiOH2 हो जाएगा, 2KOH हो जाएगा और यहाँ पर FeOH2 यहाँ नेगेटिव प्लेट हो जाएगी, प्लस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एम्पियर हावर में एफिशिएंसी हम देते हैं, जैसे कि एफिशिएंसी इन एम्पियर हावर ID इंटू TD डिवाइड बाई IC इंटू TC इंटू 100। ID होगी यहाँ पर डिस्चार्जिंग करंट, IC होगी यहाँ पर चार्जिंग करंट, TD होगी यहाँ पर डिस्चार्जिंग टाइम, TD डिस्चार्जिंग टाइम होगा, TC यहाँ पर चार्जिंग टाइम होगा। वाट आवर एफिशिएंसी की बात करें तो वाट आवर एफिशिएंसी हम यहाँ पर देखें NWH% के अकॉर्डिंग ID इंटू TD इंटू VD डिवाइड बाई IC इंटू TC इंटू VC इंटू 100। तो ये NEH के अकॉर्डिंग उठ जाएगा VD डिवाइड बाई VC। तो लेड एसिड सेल की एम्पियर हावर क्षमता है 90 से 95% होती है लेड एसिड सेल की। लेड एसिड सेल है उसकी वाट आवर क्षमता है वो 72 से 80% होती है। निकल आयरन सेल की एम्पियर हावर क्षमता है लगभग 80% होती है और निकल आयरन सेल की वाट आवर क्षमता है लगभग 60% होती है। फिर मैग्नेटिज्म की बात करें, यहाँ पर मैग्नेटिज्म के अंदर क्या होता है, कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स के अंदर क्या होगा, F इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर डिवाइड बाई 4 पाई M1 M2 डिवाइड बाई डी स्क्वायर न्यूटन में देखेंगे हम इसको। और वायोट सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग बात करें, वायोट सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर दिया जाता है डेल वी इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई आई इंटू डेल एल साइन थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर से दिया जाएगा। और म्यू नॉट और ई नॉट में संबंध हम देंगे तो सी यहाँ पर प्रकाश की चाल है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड और सी की वैल्यू होगी 1 डिवाइड बाई अंडर रूट म्यू नॉट ई नॉट हो जाएगा। MMF अगर हम देखें MMF N इंटू आई से हम निकालेंगे, यानी मैग्नेटोमोटिव फोर्स। H की वैल्यू होगी MF डिवाइड बाई L के अकॉर्डिंग इक्वल टू F डिवाइड बाई M और ये इक्वल टू होगी म्यू नॉट म्यू आर M डिवाइड बाई 4 पाई डी स्क्वायर न्यूटन पर वेबर और एम्पियर पर मीटर के अकॉर्डिंग इसको मेजर किया जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, जैसे प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लोह चुंबकीय पदार्थों के चुंबकीय गुणों की तुलना हम करें तो जो प्रतिचुंबकीय है इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति निम्न एवं ऋणात्मक होती है प्रतिचुंबकीय की, और इन पदार्थों की चुंबकीय प्रकृति ताप पर निर्भर नहीं करती है। जो प्रतिचुंबकीय है डाईमैग्नेटिक हैं, ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते हैं। और दूसरा इनकी प्रकृति है वो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी यानी ऋणात्मक होती है। अनुचुंबकीय यानी पैरामैग्नेटिक की बात करें तो इन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति परम ताप की व्युत्क्रमणपाती होती है, यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर के व्युत्क्रमणपाती होती है और इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति निम्न एवं धनात्मक होती है। चुंबकीय प्रवृत्ति निम्न होती है लेकिन धनात्मक होती है पैरामैग्नेटिक। और फेरोमैग्नेटिक यानी लोह चुंबकीय पदार्थ की बात करें, इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति का मान ज़्यादा होता है और धनात्मक होता है। और लोह चुंबकीय पदार्थों की बात करें फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की, तो क्यूरी ताप से निम्न ताप पर इन पदार्थों की चुंबकीय प्रकृति ताप बढ़ाने पर घटती है, यानी कि नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है क्यूरी टेम्परेचर से नीचे, तथा क्यूरी ताप के ऊपर अचुंबकीय पदार्थों की भांति ये व्यवहार करते हैं। अनुचुंबकीय मतलब कि यहाँ पर डाईमैग्नेटिक की तरह काम करते हैं, यानी कि क्यूरी टेम्परेचर से ऊपर ये चुंबकीय पदार्थों की तरह काम करते हैं और क्यूरी टेम्परेचर से नीचे इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति है ताप बढ़ाने पर घटती है, यानी नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट की तरह काम करते हैं। नेक्स्ट हम देखें जो हमारे क्या हैं डाई, पैरा और फेरो। जैसे डाई मैग्नेटिक है, पैरा मैग्नेटिक है और फेरोमैग्नेटिक है, यानी कि चुंबकीय है। लोह चुंबकीय, डाई मैग्नेटिक यानी प्रतिचुंबकीय और यह है अनुचुंबकीय।
पैरामैग्नेटिक। तो डाईमैग्नेटिक हैं जो प्रतिचुंबकीय हैं। इन पदार्थों की अपेक्षित चुंबकशीलता है एक से कम होती है, जैसे कि सोना है, चांदी है, बिस्मिथ, जल, सिल्वर, मरकरी, नाइट्रोजन, कॉपर और हाइड्रोजन। जबकि पैरामैग्नेटिक जो होते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ, इनकी जो चुंबकशीलता है, इन पदार्थों की अनुचुंबकीय चुंबकशीलता एक से ज़्यादा होती है। और उदाहरण के लिए हम बात करें पैरामैग्नेटिक मटेरियल की, तो ये हो जाते हैं हमारे एल्युमिनियम, मैग्नीज, ऑक्सीजन, सोडियम और प्लेटिनम। और तीसरा हम बात करें, प्रतिचुंबकीय हो गया, अनुचुंबकीय हो गया। अब हम लोह चुंबकीय पदार्थों की बात करें तो इन पदार्थों की अपेक्षित चुंबकशीलता एक से बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि लोहा है, कोबाल्ट है और निकल है। नेक्स्ट हम देखते हैं मिश्र धातुओं के अनुपात और उनका उपयोग। मिश्र धातुओं के अनुपात और उनके उपयोग की बात करें तो मिश्र धातुओं में जैसे मैग्नीन आ जाता है। मैग्नीन का अनुपात जो होता है 86 कॉपर प्लस 12% मैग्नीन प्लस 2% निकल होता है। इसका मानक प्रतिरोध है, यहाँ पर प्रतिरोध बॉक्स में इसका उपयोग किया जाता है। मानक प्रतिरोध बनाने के लिए मैग्नीन का प्रयोग किया जाता है। विद्युत मापी यंत्र बनाने में इसका मैग्नीन का प्रयोग किया जाता है और इसके अंदर 86% कॉपर होता है, 12% मैग्नीन और 2% निकल होता है। नेक्स्ट हम देखें कांस्टेंट टन। कांस्टेंट टन में 60% कॉपर और 40% निकल होता है। इसको शंट रेजिस्टेंस बनाने के लिए यूज किया जाता है, थर्मोकपल बनाने के लिए यूज किया जाता है, वायर बाउंड रेजिस्टेंस बनाने के लिए यानी परिशुद्ध बनाने के लिए यूज किया जाता है। वायर बाउंड परिशुद्ध रेजिस्टर बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम देखें नाइक्रोम। नाइक्रोम में 75 से 80%। नाइक्रोम में यहाँ पर 75 से 80% निकल होता है और 20 से 30% क्रोमियम और 15% मैग्नीन और शेष आयरन होता है यहाँ पर। तो इसका उपयोग है विद्युत हीटर बनाने में किया जाता है, गीजर फिलामेंट बनाने में नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। क्रोमेल की बात करें, क्रोमेल में 71.2% आयरन, 23% से 4% एल्युमिनियम यूज किया जाता है। यहाँ पर 0.6% मैग्नीन और 0.6% निकल उपयोग किया जाता है। विद्युत भट्टियों के लिए तंतु बनाने में क्रोमेल का प्रयोग किया जाता है। अब कुछ इसी फंडामेंटल से रिलेटेड कुछ टॉपिक हम जैसे कि फार्मूले हम देखते हैं यहाँ पर। जैसे फॉर्म फैक्टर की बात करें, फॉर्म फैक्टर होता है RMS डिवाइड बाई एवरेज वैल्यू। तो फॉर्म फैक्टर को हम ज्ञात कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे फ्रा से याद रख सकते हैं। फ्रा मतलब कि फॉर्म फैक्टर इक्वल टू होता है VRMS डिवाइड बाई V एवरेज वैल्यू। तो फ्रा मतलब फॉर्म फैक्टर। नेक्स्ट हम देखें पीक फैक्टर। पीक फैक्टर की बात करें तो PMR से ज्ञात कर सकते हैं पीक फैक्टर को। PMR यानी कि PMR से ज्ञात करें तो पीक फैक्टर होता है P फैक्टर इक्वल टू B मैक्सिमम डिवाइड बाई VRMS या I मैक्सिमम डिवाइड बाई IRMS। तो इनसे हम पीक फैक्टर निकाल सकते हैं। अब वेव की बात करें हम, जैसे जो वेव होती है I एवरेज क्या होता है, IRMS वैल्यू क्या होती है, फॉर्म फैक्टर क्या होता है, पीक फैक्टर क्या होता है। साइन वेव की I एवरेज की वैल्यू होती है 2I मैक्सिमम डिवाइड बाई पाई। IRMS की वैल्यू होती है I मैक्सिमम डिवाइड बाई √2। तो फॉर्म फैक्टर क्या हो जाएगा, फॉर्म फैक्टर की जो वैल्यू है वो आती है RMS डिवाइड बाई एवरेज वैल्यू। तो ये हो जाएगा साइन वेव का 1.11 फॉर्म फैक्टर। पीक फैक्टर होता है 1.41 यानी पीक फैक्टर ज़्यादा होता है। हाफ वेव साइन वेव की बात करें तो हाफ वेव साइन वेव में इसका हाफ हो जाएगा, यानी कि I मैक्सिमम की वैल्यू है 2 का भाग दे देंगे तो I मैक्सिमम डिवाइड बाई 2 पाई हो जाएगा I एवरेज की वैल्यू, जबकि RMS की वैल्यू है I मैक्सिमम डिवाइड बाई 2 हो जाएगा हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर। और इसका फॉर्म फैक्टर है 1.57 होता है और पीक फैक्टर 2 हो जाता है हाफ वेव के लिए, हाफ वेव रेक्टिफायर का। फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर बात करें तो फुल वेव रेक्टिफायर एक तरीके से साइन वेव ही हो जाएगा। तो इसकी I एवरेज की वैल्यू हो जाएगी 2I मैक्सिमम डिवाइड बाई पाई और इसकी RMS वैल्यू हो जाएगी I मैक्सिमम डिवाइड बाई √2। फॉर्म फैक्टर 1.11 और पीक फैक्टर 1.414 यानी ये साइन वेव के जैसा ही हो जाएगा फुल वेव रेक्टिफायर।
फिर ट्रायंगुलर वेव की बात करें, ट्रायंगुलर वेव में आई एवरेज की वैल्यू आई मैक्सिमम डिवाइड बाई 2 और आरएमएस की वैल्यू आई मैक्सिमम डिवाइड बाई √3। तो इसका फॉर्म फैक्टर होगा 1.155 और इसका पीक फैक्टर होगा 1.732। रेक्टेंगुलर वेव की बात करें तो आई मैक्सिमम की आई एवरेज की वैल्यू आई मैक्सिमम, आई आरएमएस की वैल्यू भी आई मैक्सिमम, फॉर्म फैक्टर भी इसका 1 और पीक फैक्टर भी रेक्टेंगुलर वेव का 1 होगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात करें हम, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस में क्या होता है, जैसे एक्सएल की वैल्यू होती है ओमेगा एल, ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2πfl, 2πf और एल को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात करें, एक्सी की वैल्यू होती है 1/ओमेगा सी, ओमेगा को लिख सकते हैं 2πfc। तो इम्पीडेंस की बात करें, जेड इक्वल टू √r² प्लस 6² से हम इम्पीडेंस निकाल सकते हैं। फॉर्म फैक्टर की बात करें, cos फाई इक्वल टू जी डिवाइड बाई बाई से म्यू ओम के अंदर फॉर्म फैक्टर को मेजर किया जाएगा। ससेप्टेंस की बात करें तो ससेप्टेंस हो जाता है V डिवाइड बाई, यहाँ पर ससेप्टेंस B डिवाइड बाई V इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एक्स, म्यू के अंदर ससेप्टेंस मेजर की जाती है। पावर फैक्टर भी यहाँ पर जी बाई से म्यू के अंदर मेजर किया जाएगा। इंडक्टिव ससेप्टेंस की बात करें, VL इक्वल टू 1/XL से म्यू के अंदर इंडक्टिव ससेप्टेंस मेजर किया जाएगा। कैपेसिटिव ससेप्टेंस की बात करें तो VC की वैल्यू है 1 इक्वल टू 1/XC म्यू के अंदर मेजर किया जाएगा। एडमिटेंस की बात करें, यहाँ पर Y इक्वल टू 1/Z इक्वल टू हो जाएगा √G² प्लस V²। सीरीज रेजोनेटिंग सर्किट, सीरीज रेजोनेटिंग सर्किट और सीरीज रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी की बात करें हम, तो सीरीज रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी में एफ आउटपुट इक्वल टू एफ आर हो जाएगा इक्वल टू 1/2π √1 डिवाइड बाई LC के अकॉर्डिंग यहाँ पर एफ आर की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। हाफ पावर पॉइंट की हम बात करें, हाफ पावर पॉइंट में हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि P हाफ हो जाएगा P मैक्सिमम डिवाइड बाई 2, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पर आवर्ती का बैंड अनुक्रिया है 3 dB हो जाएगी यहाँ पर। सर्किट इम्पीडेंस एट हाफ पावर पॉइंट क्या होगा, सर्किट इम्पीडेंस है हाफ पावर पॉइंट पर Z इक्वल टू √2R हो जाएगी यहाँ पर। क्वालिटी फैक्टर फॉर सीरीज रेजोनेंट सर्किट, सीरीज रेजोनेंट सर्किट के लिए क्वालिटी फैक्टर क्या होगा, Q फैक्टर हो जाएगा 2π इंटू मैक्सिमम स्टोर्ड एनर्जी डिवाइड बाई एनर्जी डिसिपेटेड पर सर्किल। तो Q0 इक्वल टू μ0 L डिवाइड बाई R हो जाएगा इक्वल टू 1/μ0 CR हो जाएगा, यानी कि L की वैल्यू यहाँ पर नीचे आ जाएगी 1/μ0 CR, L की वैल्यू हमने लिख दी, तो ये हो जाएगा 1/R √L/C दैट इज इक्वल टू XL0 XC0 डिवाइड बाई R हो जाएगा। F0 डिवाइड बाई बैंडविड्थ से हम फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई बैंडविड्थ से भी हम निकाल सकते हैं क्वालिटी फैक्टर ऑफ सीरीज रेजोनेंट सर्किट, और इसको हम निकाल सकते हैं μ0 डिवाइड बाई μ2 माइनस V1 से निकाल सकते हैं, और F0 डिवाइड बाई F2 माइनस F1 से भी हम सीरीज रेजोनेंट सर्किट का क्वालिटी फैक्टर है निकाल सकते हैं। और क्वालिटी फैक्टर को 2π इंटू मैक्सिमम स्टोर्ड एनर्जी डिवाइड बाई एनर्जी डिसिपेटेड पर साइकिल से भी निकाला जा सकता है। बैंडविड्थ इन टर्म ऑफ सर्किट पैरामीटर हम देखें तो बैंडविड्थ यहाँ पर देखें, यहाँ से बैंडविड्थ हम निकालेंगे तो बैंडविड्थ होगी WT माइनस W1 इक्वल टू R/L सीरीज सर्किट के अंदर। F2 माइनस F1 से भी हम निकालें तो F2 माइनस F1 से 2F का भाग लग जाएगा यहाँ पर, बैंडविड्थ इक्वल टू R डिवाइड बाई 2πL हो जाएगा। रिलेशनशिप बिटवीन सेलेक्टिविटी एंड बैंडविड्थ में बात करें तो सेलेक्टिविटी इक्वल टू F0 डिवाइड बाई F2 माइनस F1 से हो जाएगा, यानी सेलेक्टिविटी इक्वल टू F0 डिवाइड बाई बैंडविड्थ, ये हो जाएगी हमारी सेलेक्टिविटी सर्किट के लिए। नेक्स्ट हम देखें पैरेलल रेजोनेंस सर्किट की बात करें हम, जैसे पैरेलल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की बात करें, पैरेलल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में एफ आउटपुट इक्वल टू 1/2π √1/LC माइनस के R² डिवाइड बाई L। अनुनाद के समय करंट की वैल्यू है IL cos φL हो जाएगी। डायनेमिक इम्पीडेंस की वैल्यू ZR इक्वल टू L डिवाइड बाई CR हो जाएगी। इंडक्टिव ससेप्टेंस की वैल्यू है यहाँ पर VL इक्वल टू माइनस के XL डिवाइड बाई R² प्लस XL² हो जाएगा। कैपेसिटिव ससेप्टेंस की वैल्यू है यहाँ पर इक्वल टू हो जाएगी XC डिवाइड बाई R² प्लस XC²। क्यू फैक्टर ऑफ पैरेलल सर्किट की बात करें तो पैरेलल सर्किट के लिए क्यू फैक्टर हो जाएगा IC डिवाइड बाई I, ये इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा CV डिवाइड बाई VCR डिवाइड बाई L, तो ओमेगा L डिवाइड बाई R हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 1/R √L/C हो जाएगा। सीरीज और पैरेलल रेजोनेंट परपथ की तुलना में बात करें हम, जैसे कि पैरामीटर्स की बात करें यहाँ पर इम्पीडेंस है न्यूनतम, सीरीज सर्किट के लिए न्यूनतम होगी, समांतर सर्किट के लिए अधिकतम होगी। करंट के लिए बात करें, धारा के लिए अधिकतम सीरीज सर्किट के लिए, सीरीज सर्किट के लिए अधिकतम होगी V डिवाइड बाई I और पैरेलल सर्किट के लिए न्यूनतम होगी V डिवाइड बाई Z। और
यहाँ पर प्रभावी प्रतिबाधा की बात करें, सीरीज सर्किट के लिए प्रतिरोध होगा I और समांतर सर्किट के लिए प्रतिरोध होगा L डिवाइड बाई CR। पावर फैक्टर की बात करें, पावर फैक्टर है सीरीज सर्किट के लिए यूनिटी होगा, जबकि समांतर सर्किट के लिए भी यहाँ पर यूनिटी होगा पावर फैक्टर। और फ्रीक्वेंसी, अनुनादी फ्रीक्वेंसी की बात करें, यहाँ पर अनुनादी फ्रीक्वेंसी में FR की वैल्यू है सीरीज सर्किट के लिए 1 डिवाइड बाई 2 पाई अंडर रूट LC होगा, और जबकि पैरेलल सर्किट के लिए बात करें, पैरेलल सर्किट के लिए होगा 1 बाई 2 पाई अंडर रूट 1 बाई LC माइनस के R स्क्वायर डिवाइड बाई L स्क्वायर। 1 बाई LC माइनस के R स्क्वायर डिवाइड बाई L स्क्वायर, ये 1 बाई 2 पाई आ जाएगा यहाँ पर। ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है पैरेलल सर्किट के लिए। और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अगर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से कम है तो कैपेसिटिव सर्किट कहलाएगा सीरीज सर्किट, और समांतर सर्किट है वो इंडक्टिव सर्किट कहलाएगा। अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है तो इंडक्टिव परिपथ कहलाएगा, सीरीज सर्किट है वो, और पैरेलल सर्किट है वो कैपेसिटिव सर्किट कहलाएगा। क्यू फैक्टर है वो XL डिवाइड बाई R होता है सीरीज सर्किट के लिए, जबकि पैरेलल सर्किट के लिए XL डिवाइड बाई R होगा। और मैग्नीफाइज, अगर ये मैग्नीफाइज की बात करता है तो सीरीज सर्किट वोल्टेज को मैग्नीफाइज करता है, जबकि पैरेलल सर्किट है वो करंट को मैग्नीफाइज करता है। अब बात करते हैं हम थ्री फेज सिस्टम की। थ्री फेज सिस्टम में RYV तीनों की करंट का योग 0 होता है। IL इक्वल टू IP यानी फेज करंट इक्वल टू लाइन करंट होता है स्टार कनेक्शन के अंदर। स्टार मतलब कि फेज करंट और लाइन करंट है हमारी बराबर होंगी, और वोल्टेज है अंडर रूट 3 टाइम, यानी लाइन वोल्टेज है फेज वोल्टेज के अंडर रूट 3 गुना होगा, यानी कि BP यानी फेज वोल्टेज इक्वल टू लाइन वोल्टेज डिवाइड बाई अंडर रूट 3। तो पावर है यहाँ पर स्टार कनेक्शन के अंदर थ्री फेज सिस्टम में पावर है 3 इंटू BP इंटू IP cos फाई हो जाएगा, यानी पावर है, हम यहाँ पर फेज वोल्टेज को या फिर फेज करंट को लाइन करंट के इक्वलेंट होगी, तो फेज वोल्टेज है यहाँ पर BL डिवाइड बाई रूट 3 का कोण निकालेंगे तो ये हो जाएगा P की वैल्यू, P की वैल्यू हमने लिखी BL डिवाइड बाई रूट 3, फिर IP cos फाई, तो ये रूट थ्री ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रूट 3 हो जाएगा रूट 3 VL। आई फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज बराबर होता है VL IL cos फाई, और नीचे आ जाएगा 3, और पावर पहले से यहाँ पर 3 है, तो रूट थ्री नीचे आ जाएगा 3 यहाँ पर, तो रूट 3 VL IL cos फाई आ जाएगा यहाँ पर आंसर। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें डेल्टा कनेक्शन के अंदर थ्री फेज सिस्टम में। डेल्टा कनेक्शन के अंदर लाइन वोल्टेज है फील्ड वोल्टेज के बराबर होगा, और तीनों की वोल्टेज का यूनिट यानी VR VY VB की वैल्यू 0 होगी। लाइन करंट है वो रूट 3 टाइम्स होगी फेज करंट के, और पावर होगी यहाँ पर अंडर रूट 3 VL IL cos फाई। अब हम बात करें ट्रांसमिशन लाइन की बात करें, वोल्टेज अगर निम्न वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज में जो परिवर्तन हो सकता है 250 वोल्टेज तक परिवर्तन हो सकता है प्लस माइनस 6%, मध्यम वोल्टेज है 650 वोल्ट तक भी प्लस माइनस 6% हो सकता है, हाई वोल्टेज है 33 kV लाइन है तो प्लस माइनस 6% या प्लस माइनस 9% हो सकता है, और 33 kV से ऊपर की लाइन है तो उसमें जो वोल्टेज में चेंज हो सकता है वो प्लस माइनस 12.5% तक हो सकता है। वोल्टेज रेगुलेशन की अगर हम बात करें तो वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला होता है VS माइनस VR डिवाइड बाई VR इंटू 100, तो VS की वैल्यू होगी IR cos फाई R माई प्लस माइनस के, VR की वैल्यू होगी IX इंटू साइन फाई R डिवाइड बाई VR इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मितव्ययी वोल्टेज की बात करें यहाँ, या मितव्ययी वोल्टता की बात करें तो मितव्ययी वोल्टता में यहाँ पर हो जाएगा 5.5 अंडर रूट KM डिवाइड बाई 161 प्लस माइनस KVA डिवाइड बाई 150, तो ये हो जाएगा मितव्ययी वोल्टता के लिए 5.5 km डिवाइड बाई 161 प्लस KW डिवाइड बाई 100। पैरामीटर ऑफ लाइन, लाइन के पैरामीटर हम देखें, जैसे कि लाइन के पैरामीटर फाई डिवाइड बाई I के इक्विवेलेंट हमारा होगा फाई इंटरनल प्लस प्रेरकत्व की बात करें, आंतरिक फ्लक्स के कारण प्रेरकत्व होगा L इंटरनल इक्वल टू फाई इंटरनल डिवाइड बाई I, तो L इंटरनल इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाई 8 पाई के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। बाहरी फ्लक्स के कारण प्रेरकत्व की बात करें तो बाहरी फ्लक्स के कारण प्रेरकत्व में हो जाएगा L टोटल इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाई 2 पाई लॉग ऑफ E की पावर 1/4 प्लस लॉग ऑफ D बाई R इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाई 2 पाई इंटू L एंड D बाई R डैश के अकॉर्डिंग दी जाएगी। R डैश की वैल्यू होगी 0.7788 R, और L की वैल्यू होगी 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7 L एंड D बाई R डैश।
एकल चालक का प्रेरकत्व की हम देखें यहाँ पर, लूप चालक का प्रेरकत्व एल डैश की वैल्यू हो जाएगी 12। तो एल डैश का फार्मूला होगा 4 × 10⁻⁷ log ऑफ डी डिवाइड बाई आर डैश। कैपेसिटेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, कैपेसिटेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन कैसे निकालेंगे, सी ई बी की वैल्यू होगी पाई ई डिवाइड बाई लॉग ऑफ डी डिवाइड बाई आर एफ डिवाइड बाई एम के अकॉर्डिंग हो जाएगी। लाइन टू लाइन कैपेसिटेंस की बात करें हम, तो सी लाइन टू लाइन कैपेसिटेंस हो जाएगा 2 पाई ई डिवाइड बाई लॉग ऑफ डी बाई आर फोर्स डिवाइड बाई पर मीटर के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। नेक्स्ट देखें, लाइन टू ग्राउंड कैपेसिटेंस की वैल्यू है, लाइन टू ग्राउंड कैपेसिटेंस फेजर चार्जिंग करंट के अकॉर्डिंग हम देखें यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आई चार्जिंग इक्वल टू जे ओमेगा सी एन वी ए एन एम्पियर पर मीटर के अकॉर्डिंग हो जाएगी। ये 2 ए बी हो जाएगा यहाँ पर, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है, ये माइनस का है, ये नेचुरल पॉइंट आ जाएगा लाइन टू ग्राउंड के अंदर। परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन की बात करें यहाँ पर, वोल्टेज रेगुलेशन एंड पावर ट्रांसफर एफिशिएंसी ऑफ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, सेंडिंग एंड वोल्टेज के अकॉर्ड क्या हो जाएगी, सेंडिंग एंड वोल्टेज के अकॉर्ड वोल्टेज हो जाएगा वी एस इक्वल टू अंडर वी आर कॉस फाई आर प्लस आई आर स्क्वायर प्लस वी आर साइन फाई आर प्लस आई एक्स का स्क्वायर। सेंडिंग एंड फेज करंट एंगल की बात करें हम, सेंडिंग एंड फेज एंगल, तो सेंडिंग एंड फेज एंगल में फाई एस की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स वी आर साइन फाई आर प्लस आई एक्स डिवाइड बाई वी आर कॉस फाई आर प्लस आई एक्स। सेंडिंग एंड पावर फैक्टर की बात करें तो कॉस फाई एस की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर वी आर कॉस फाई आर प्लस आई आर डिवाइड बाई वी एस। प्रतिशत वोल्टता नियमन की बात करें यहाँ पर, तो परसेंटेज वी आर में हम बात करें आई आर कॉस फाई आर प्लस माइनस आई एक्स साइन फाई आर डिवाइड बाई वी आर इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये प्लस साइन है लैगिंग पावर फैक्टर होगा और माइनस साइन है यहाँ पर लीडिंग पावर फैक्टर के लिए हम उपयोग करेंगे, यानी परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन के अंदर इसको यूज किया जाएगा। कंडीशन ऑफ जीरो रेगुलेशन की बात करें यहाँ पर, जीरो रेगुलेशन के लिए कंडीशन क्या होगी, tan फाई आर इक्वल टू आर बाई एक्स और फाई आर की वैल्यू होगी tan इनवर्स आर बाई एक्स। कंडीशन ऑफ मैक्सिमम रेगुलेशन की बात करें तो tan फाई आर की वैल्यू होगी आई एक्स वाई आर और फाई आर की वैल्यू है यहाँ पर tan इनवर्स एक्स वाई आर से हम लेंगे। ट्रांसमिशन एफिशिएंसी की बात करें, ट्रांसमिशन एफिशिएंसी प्रतिशत संचरण दक्षता की बात करें तो परसेंट एन इक्वल टू होगा वी आर आई आर कॉस फाई आर डिवाइड बाई वी एस आई एस कॉस फाई एस इंटू 100। और करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस की बात करें तो करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस में जेड सी की वैल्यू है वो होगी जेड सी की वैल्यू अंडर रूट जेड डिवाइड बाई वाई इक्वल टू आर प्लस जे ओमेगा एल डिवाइड बाई जी प्लस जे ओमेगा सी हो जाएगा। सर्ज इम्पीडेंस की बात करें, सर्ज इम्पीडेंस में यहाँ पर जेड सी की वैल्यू है जेड सी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट आर प्लस जे ओमेगा एल डिवाइड बाई जी प्लस जे ओमेगा सी। तो यहाँ पर सर्ज इम्पीडेंस के लिए हम बात करें आर इक्वल टू जीरो और जी इक्वल टू जीरो के लिए। सर्ज इम्पीडेंस जेड एस की बात करें तो सर्ज इम्पीडेंस जेड एस के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सर्ज इम्पीडेंस के लिए आर और जे की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो यहाँ पर जीरो प्लस जे ओमेगा एल जीरो प्लस जे ओमेगा सी, तो ये हो जाएगा जेड एस की वैल्यू यहाँ पर अंडर रूट एल डिवाइड बाई सी, तो ये सर्ज इम्पीडेंस हो जाएगा। सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग की बात करें तो सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग हो जाएगा यहाँ पर वी एल स्क्वायर डिवाइड बाई अंडर रूट एल बाई सी वाट के अकॉर्डिंग, और जेड सी की वैल्यू है अंडर रूट जेड एस सी माइनस इंटू जेड ओ सी, यानी जेड एस सी है शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस हो जाएगी और जेड ओ सी है ओपन सर्किट इम्पीडेंस हो जाएगी यहाँ पर। और परसेंटेज के अंदर हम यहाँ पर देखें एफिशिएंसी देखें, परसेंटेज के अंदर एफिशिएंसी इक्वल टू ई डिवाइड बाई एन इंटू ई एन इंटू 100 हो जाएगा। ई यहाँ पर टोटल फेज वोल्टेज है, ई एन यहाँ पर वोल्टेज अक्रॉस डिस्क टू कंडक्टर है और एन है यहाँ पर नंबर ऑफ डिस्क। अब हम बात करें ट्रेवलिंग वेव की। ट्रेवलिंग वेव में जैसे कि जो वोल्टेज की गति है v इक्वल टू 1 डिवाइड बाई अंडर रूट एल सी होती है, और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ऑफ वोल्टेज हम देखें तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ऑफ वोल्टेज होता है पी वी इक्वल टू रिफ्लेक्शन वोल्टेज डिवाइड बाई इंसिडेंट वोल्टेज। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर पी आई इक्वल टू माइनस पी वी हो जाएगा। ट्रांसमिशन कोफिशिएंट या फिर रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की बात करें, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट या फिर रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, तो टो की वैल्यू है 2 जेड टी डिवाइड बाई जेड टी प्लस जेड नोट हो जाएगा। जेड टी इक्वल टू इनफाइनाइट, ये है यहाँ पर लाइन ओपन सर्किट वोल्टेज, और जेड टी इक्वल टू जीरो लाइन शॉर्ट सर्किट है यहाँ पर।
और जेट इक्वल टू जेन नॉट है, यहाँ पर लाइन अभिलाक्षणिक प्रतिबाधा से टर्मिनेटेड मानी जाती है। अब कुछ पॉइंट हम देखें, जैसे कि जब लाइन प्राप्ति सिरा पर खुला परिपथ हो तो यहाँ पर जेट इक्वल टू इन्फाइनाइट, पी वी इक्वल टू 1, टो इक्वल टू 2 और पी आई इक्वल टू -1 हो जाएगा। जब लाइन प्राप्ति सिरा पर लघु शॉर्ट सर्किट हो तो जेट इक्वल टू 0, पी वी इक्वल टू -1 और पी आई इक्वल टू +1 हो जाएगा। जब जेट इक्वल टू जेन नॉट हो तो लाइन अपने अभिलाक्षणिक प्रतिबाधा से टर्मिनेटेड हो तो टो इक्वल टू 1, पी वी इक्वल टू 0 और पी आई इक्वल टू 0 हो जाएगा यहाँ पर। अब कोरोना के अकॉर्डिंग हम बात करें, यहाँ पर कोरोना क्रिटिकल डिस्क्रिप्टिव वोल्टेज की बात करें, क्रिटिकल डिस्क्रिप्टिव वोल्टेज वीसी की वैल्यू हो जाएगी आर इंटू जी नॉट पी इंटू लॉग ऑफ डी वाई आर। तो रो की वैल्यू हो जाएगी 3.92 वी डिवाइड बाई 273 प्लस टी। आर हो जाएगा यहाँ पर चालक की त्रिज्या, पी हो जाएगा यहाँ पर वायु घनत्व सुधार कारक, जी नॉट हो जाएगा अधिकतम डाइलेक्ट्रिक सामर्थ्य यानी 21.1 केवी पर सेंटीमीटर, और वी हो जाएगा बैरोमीटर का पाठ्यांक हो जाएगा यहाँ पर। वी बैरोमीटर का पाठ्यांक हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर रियल इंसुलेटर की बात करें तो रियल इंसुलेटर में कंडक्टर की लाइन की भी प्रोवाइडिंग स्पेस बिटवीन दी कंडक्टर ऑफ एलटी लाइंस के बीच में, यहाँ पर रियल इंसुलेटर के बीच में स्पेस प्रोवाइड कराएंगे। नेम ऑफ पोल की बात करें, सिंगल वुड पोल, सिंगल वुड पोल में 60 मीटर का स्पेन होता है और इसको यूज किया जाता है। सिंगल वुड पोल को हम यूज कर सकते हैं 22 केवी लाइन वोल्टेज तक यूज कर सकते हैं। डबल वुड पोल को हम यूज कर सकते हैं, यहाँ पर दो तरह के डबल वुड पोल होते हैं लकड़ी के पोल। एक तो 80 मीटर स्पेन दे सकते हैं यहाँ पर वायर के अंदर, और 150 में ये ए टाइप के वुड पोल होते हैं, ये 66 केवी तक हम यूज कर सकते हैं। एच टाइप के वुड पोल हैं, इनमें के अंदर जो स्पेन होता है 150 मीटर तक होता है। स्पेन क्या होता है, जैसे ये दो खंभों पर वायर लगाते हैं और वायर के अंदर जो ये ढीलापन होता है, इसके अंदर जो स्पेस होता है, इसको हम कहते हैं स्पेन। और ये जो एच टाइप के वुड पोल हैं, इनके अंदर वोल्टेज है 132 केवी तक, इसके अंदर स्पेन हो सकता है। स्टील पोल की बात करें, स्टील पोल में यहाँ पर ट्यूबलर स्टील पोल है, ट्यूबलर स्टील पोल 100 मीटर तक होता है और 11 केवी तक इसको यूज कर सकते हैं। सॉलिड स्टील पोल होता है, सॉलिड स्टील पोल में भी एक सिंगल सॉलिड स्टील पोल होता है, 150 मीटर इसका स्पेन होता है और 33 केवी तक इसको यूज किया जा सकता है। डबल सॉलिड स्टील पोल है, 200 मीटर तक इसका अंदर स्पेन होता है और अप टू 66 केवी तक इसको यूज किया जा सकता है। लैटिक स्टील पोल होता है, 150 मीटर तक इसका स्पेन होता है और 11 केवी तक इसको यूज किया जा सकता है। सीमेंट कंक्रीट पोल की बात करें हम, सीमेंट कंक्रीट पोल में यहाँ पर पीसीसी, सीमेंट कंक्रीट पोल में दो तरह के होते हैं, पीसीसी और आरसीसी। पीसीसी है 100 मीटर स्पेन होता है और 11 केवी तक यूज कर सकते हैं, और आरसीसी होता है 100 मीटर तक इसका स्पेन हो सकता है और 11 केवी तक इसको यूज किया जा सकता है। टावर होते हैं, टावर भी हमारे पास में दो तरह के होते हैं, नैरो बेस टावर और ब्रॉड बेस टावर। नैरो बेस टावर है 66 केवी तक यूज कर सकते हैं, 200 से 500 मीटर स्पेन हो सकता है। और ब्रॉड बेस टावर है, ब्रॉड बेस टावर के 300 से 1000 मीटर तक उसका स्पेन हो सकता है और 66 केवी तक इसको यूज किया जा सकता है। डिस्टेंस हम देखें, अगर हम 15 से 30 किलोमीटर तक अगर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट कर रहे हैं तो 11 केवी तक इसको यूज कर सकते हैं। 60 से अगर हम 30 से 60 किलोमीटर तक अगर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट कर रहे हैं तो 33 केवी तक हम वोल्टेज का ट्रांसमिशन वोल्टेज ले सकते हैं। 60 से 100 किलोमीटर ले रहे हैं तो 66 केवी, 100 से 200 कर रहे हैं तो 132 केवी, 200 से 300 किलोमीटर देख रहे हैं तो 220 केवी, और 300 से 400 किलोमीटर ले रहे हैं तो 400 केवी से ऊपर या 400 केवी तक हमें ट्रांसमिशन वोल्टेज है रखना होगा। अंडरग्राउंड केबल की बात करें, लो ट्रांसमिशन लाइन के लिए हम अप टू 1 केवी वोल्टेज लिमिट है। हाई ट्रांसमिशन लाइन के लिए यहाँ पर 1 से 11 केवी तक हो सकती है, और एसटी लाइन के लिए 11 से 33, ईएसटी एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन के लिए यहाँ पर 33 से 66 केवी, और ईएसटी लाइन के लिए 132 केवी या 132 केवी से अब भी हम इसको यूज कर सकते हैं अंडरग्राउंड केबल के लिए। केबल और उसके ऑपरेटिंग वोल्टेज की बात करें तो जनरल केबल होती है, उनका जो वोल्टेज लिमिट होती है 11 केवी से नीचे होती है। बेल्टेड केबल होती है 11 केवी से 22 केवी तक यूज की जाती है। स्क्रीन्ड केबल होती है 22 केवी से 66 केवी तक यूज की सकती है। प्रेशर्ड केबल होती है 66 केवी से ऊपर यूज कर सकती है। ऑयल प्रेशर केबल होती है 132 केवी से 220 केवी तक यूज कर सकती है, और गैस प्रेशर्ड केबल होती है वो अबव 220 केवी भी हम यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पर यूनिट सिस्टम।
पर यूनिट जो वैल्यू होती है एक्चुअल वैल्यू डिवाइड बाई बेस वैल्यू ऑफ सेम डायमेंशन, वो होती है हमारी पर यूनिट वैल्यू। जैसे कि अगर हमें किसी एक का कुछ पर यूनिट वैल्यू निकालना है तो हम एक्चुअल वैल्यू में बेस वैल्यू का भाग दे देंगे तो पर यूनिट वैल्यू निकालेगी। जैसे मान लीजिए हमें करंट की पर यूनिट वैल्यू निकालनी है, किसकी पर यूनिट वैल्यू निकालनी है, मान लेते हैं करंट की पर यूनिट वैल्यू निकालनी है तो ये आई एक्चुअल वैल्यू डिवाइड बाई बेस वैल्यू से निकालेंगे। वोल्टेज की पर यूनिट वैल्यू निकालनी है तो वोल्टेज की एक्चुअल वैल्यू डिवाइड बाई बेस वैल्यू से निकालेंगे। और जेड पर यूनिट वैल्यू के अकॉर्डिंग हम देखें यहाँ पर, जैसे कि जेड की एक्चुअल वैल्यू डिवाइड बाई बेस वैल्यू से पर यूनिट वैल्यू निकालेंगे। तो जेड पर यूनिट है यहाँ पर MVA बेस की वैल्यू डिवाइड बाई KV बेस का स्क्वायर के अकॉर्डिंग यहाँ पर यूनिट वैल्यू निकाली जाएगी। नेक्स्ट हम देखें विजुअल क्रिटिकल डिस्क्रिप्टिव वोल्टेज। विजुअल क्रिटिकल डिस्क्रिप्टिव वोल्टेज में क्या होता है, यदि चालक सतह असमान और खुरदरा है तो विध्वंसकारी वोल्टेज के अकॉर्डिंग हम बात करें, VC की वैल्यू है R इंटू जी नॉट M इंटू P इंटू लॉग ऑफ डी बाई आर के अकॉर्डिंग। M की वैल्यू होगी 0.8 माइनस 1 और यहाँ पर M है रफनेस फैक्टर होता है, वह प्रवणता जिस पर कोरोना दिखाई देने लगता है, वो हमारी रफनेस फैक्टर के अकॉर्डिंग हम ये निकालते हैं। और जीवी की वैल्यू है जी नॉट पी 1 प्लस 0.3 डिवाइड बाई अंडर रूट RP के अकॉर्डिंग केवी डिवाइड बाई पर सेंटीमीटर में। यदि चालक सतह असमान और खुरदरा है तो दृश्य यहाँ पर विध्वंसकारी वोल्टेज होगा। VV की वैल्यू है R इंटू जी वी इंटू एम बी लॉग ऑफ डी बाई आर होगी और MB की वैल्यू है रफनेस फैक्टर के अकॉर्डिंग दी जाएगी और MB की वैल्यू है 0.72 से 0.75 लोकल कोरोना के लिए है और 0.82 से 0.85 निर्धारित कोरोना के लिए ये होगी और 1 है यहाँ पर यदि चालक नया है तो। कोरोना पावर लॉस की बात करें यहाँ पर, कोरोना पावर लॉस में PC की वैल्यू है 244 इंटू 10 की पावर माइनस 5 इंटू F प्लस 25 डिवाइड बाई P अंडर रूट R डिवाइड बाई D BP माइनस VC स्क्वायर। मैकेनिकल डिजाइन ऑफ लाइन हम देखें यहाँ पर, तो मैकेनिकल डिजाइन ऑफ लाइन में सेफ्टी फैक्टर होता है यहाँ पर अंतिम भंजन प्रतिबल डिवाइड बाई सुरक्षित कार्यकारी प्रतिबल जो कि ग्रेटर देन 1 होता है। सेग की बात करें तो सेग जो होता है WL स्क्वायर डिवाइड बाई 80, यहाँ पर S सेग होगा, L स्पान होगा, T यहाँ पर क्या होगा तनाव होगा और W यहाँ पर भार होगा। नेम ऑफ इंसुलेटर की बात करें, वोल्टेज यूजिंग वोल्टेज और यूज्ड कहाँ पर यूज किया जाता है, जैसे पेन टाइप इंसुलेटर है, पेन टाइप इंसुलेटर है इसमें 11 से 33 kV तक इसका यूज किया जाता है और ये इंटरमीडिएट पोल ऑन स्ट्रीट लाइन्स के लिए इसका यूज किया जाता है पेन टाइप इंसुलेटर का। फिर सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर है, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर में ये वोल्टेज यूज किया जाता है 33 से 800 kV तक इसका यूज किया जाता है और इसको यूज कहाँ किया जाता है, स्टील टावर में इसका जनरली यूज किया जाता है। स्टेन इंसुलेटर की बात करें तो स्टेन इंसुलेटर में यहाँ पर वोल्टेज है इसको 33 से 800 kV तक इसका यूज किया जाता है और कहाँ पर यूज किया जाता है, एट डेड एंड ऑफ द लाइन और कॉर्नर ऑफ शार्प कर्व में इसका यूज किया जाता है। सैकल इंसुलेटर की बात करें तो सैकल इंसुलेटर 650 के वोल्टेज तक यूज किया जा सकता है इसका और लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में इसका यूज किया जाता है। पोस्ट इंसुलेटर है यहाँ पर स्ट्रेट लाइन में यूज किया जाएगा। एग और स्टे इंसुलेटर है किसी वोल्टेज में यूज कर सकते हैं स्टे वायर के रूप में। रियल इंसुलेटर है 250 kV से 1 kV तक यूज कर सकते हैं। प्रोवाइडिंग स्पेस बिटवीन कंडक्टर ऑफ लो ट्रांसमिशन लाइन, स्पेस प्रोवाइड करने के लिए रियल कंडक्टर इंसुलेटर है यहाँ पर यूज किए जाते हैं। पोल की बात करें जैसे सिंगल वुड पोल है 60 मीटर का 22 kV तक, डबल वुड पोल है ये हमने यहाँ पर देख लिया है। एच टाइप वुड पोल है 80 मीटर 66 kV तक, एच टाइप वुड पोल है 150 मीटर 132 kV तक यूज किया जा सकता है। स्टील पोल में भी हमने ट्यूबलर स्टील पोल है 11 kV तक, सॉलिड स्टील पोल है, सिंगल सॉलिड स्टील पोल है 150 मीटर 33 kV तक, डबल सॉलिड स्टील पोल है 66 kV तक, इलेक्ट्रिक स्टील पोल है अप टू 11 kV तक और सीमेंट कंक्रीट पोल है। अब PCC की बात करें 100 मीटर अप टू 11 kV तक, RCC की बात करें 100 मीटर अप टू 11 kV तक यूज किया जाता है। नैरो बेस टावर की बात करें अबव 66 kV, ब्रॉड बेस टावर की बात करें अबव 66 kV इसका यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर जेड पर यूनिट की।
जैसे ये जेड पर यूनिट है, ये कैसे निकाली जाएगी? जेड पर यूनिट है आर पर यूनिट इंटू जे इंटू एक्स पर यूनिट हो जाएगी। आर पर यूनिट है आर एक्चुअल डिवाइड बाई जेड बेस हो जाएगा। एक्स पर यूनिट है एक्स एक्चुअल डिवाइड बाई जेड बेस हो जाएगा। एस पर यूनिट में पी पर यूनिट प्लस के जे क्यू पर यूनिट हो जाएगा। एस पर यूनिट में बी पर यूनिट इंटू आई पर यूनिट हो जाएगा। क्यू पर यूनिट के अकॉर्डिंग क्यू वी आर डिवाइड बाई एस बी एस, और आर पर पी पर यूनिट में पी बार डिवाइड बाई एस बी एस के अकॉर्डिंग हो जाएगा। स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन में बात करें, स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है 1 डिवाइड बाई फॉल्ट करंट। और फॉल्ट करंट की बात करें तो फॉल्ट करंट है यहाँ पर आई डिवाइड बाई फॉल्टी लूप इम्पीडेंस के अकॉर्डिंग दी जाएगी। स्टेबिलिटी इनटू इम्पीडेंस जेड एफ है फॉल्टी लूप के अकॉर्डिंग दी जाएगी। स्टेबिलिटी और रिलायबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है रिलायबिलिटी, तो ये हो जाएगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई फॉल्ट करंट। तो यहाँ पर आई एस सी शॉर्ट सर्किट करंट की बात करें तो शॉर्ट सर्किट केवीए डिवाइड बाई रेटेड केवीए में दी जाएगी। स्विचेज एंड आइसोलेटर की बात करें यहाँ पर, स्विचेज एंड आइसोलेटर, स्विचेज एंड आइसोलेटर में लो वोल्टेज वाले विद्युत परिपथों में सामान्य स्विचों का प्रयोग किया जाता है। मध्यम वोल्टेज की बात करें 250 से 650 वोल्टेज वाले विद्युत परिपथों में पावर स्विचों का प्रयोग किया जाता है, जैसे ट्रिपल पोल आयरन, क्लीड स्विच आदि है। 650 वोल्टेज से ऊपर के वोल्टेज वाले विद्युत परिपथों में प्राय नाइफ स्विचों का प्रयोग किया जाता है। और विलककारी और आइसोलेटर में बात करें, संचरण लाइनों में प्रयुक्त आइसोलेटर केवल चार्जिंग करंट को ब्रेक करने में सक्षम होते हैं। आइसोलेटर का स्थापन परिपथ वियोजक के दोनों तरफ किया जाता है। आइसोलेटर निर्भर पर परिपथ को मेक और ब्रेक करता है। आइसोलेटर के लिए करंट रेटिंग की आवश्यकता नहीं होती है। इसका प्रयोग 1 kV से अधिक वोल्टेज में परिपथ के लिए उपयोग किया जाता है। फ्यूज की बात करें हम, फ्यूजिंग फैक्टर की बात करें तो प्रगलन घटक जो न्यूनतम प्रगलन धारा है डिवाइड बाई निर्धारित धारा है वो 1 से ज़्यादा होनी चाहिए। फ्यूज करंट की बात करें KD की पावर 3/2 एम्पियर हो जाएगी। ये रिवायरेबल फ्यूज 500 एम्पियर तक निर्धारित धारा को बनाए जाते हैं और 1.6 MVA ब्रेकिंग क्षमता के बनाए जाते हैं। किटकैट फ्यूज है यहाँ पर। किटकैट प्रारूपी फ्यूज 650 वोल्ट पर 500 एम्पियर तक की धारा क्षमता के लिए प्रयोग किए जाते हैं। हाई रैपरिंग कैपेसिटी टाइप कैटरेज की बात करें यहाँ पर, जिसका विदारक क्षमता है 66 kV पर 500 MVA तक होती है। और कैटरेज फ्यूज की बात करें तो यहाँ 33 kV तक का प्रयोग किया जाता है। 33 kV पर इसकी ब्रेकिंग करंट है वो 8700 एम्पियर होती है और इसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी है लगभग 165 MVA तक होती है। फ्यूजिंग फैक्टर की बात करें, प्रगलन फैक्टर न्यूनतम प्रगलन धारा डिवाइड बाई निर्धारित धारा से हम इसको निकाला जाता है। अब जैसे कैटरेज फ्यूज है 33 kV तक प्रयोग किया जाता है। 33 kV पर इसकी ब्रेकिंग करंट है 8700 एम्पियर होती है। इसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी है 160 MVA होती है। इसकी संरचना है निम्न वोल्टेज कॉटरेज फ्यूज के समान होती है। इसकी सामान्य करंट रेटिंग है 33 kV के लिए 50 एम्पियर और 6.6 kV और 11 kV के लिए 200 एम्पियर होती है। लिक्विड फ्यूज की बात करें, इस फ्यूज में प्रयुक्त तरल जो है वो है कार्बन टेट्रा क्लोराइड होता है इसमें, और 132 kV तक की प्रणाली में 100 एम्पियर तक के लिए धारा तक के प्रयोग किए जाते हैं। इसकी ब्रेकिंग करंट है वो 6100 एम्पियर होती है और इसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी है वो 465 MVA होती है। सर्किट ब्रेकर की अगर हम बात करें यहाँ पर तो ब्रेकिंग कैपेसिटी है √3 इंटू रेटेड वोल्टेज होगा, √3 इंटू रेटेड वोल्टेज इन KV इंटू रेटेड करंट इन KV हो जाएगा, किलो एम्पियर हो जाएगा। ब्रेकिंग करंट की बात करें √2 इंटू 1.8 इंटू सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट हो जाएगा। ब्रेकिंग कैपेसिटी की बात करें तो √2 इंटू 1.8 इंटू सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 2.55 इंटू सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी। आई सिमेट्रिकल हो जाएगा IAC इक्वल टू IRMS इक्वल टू I मैक्सिमम डिवाइड बाई √2। रेजिस्टेंस स्विचिंग की बात करें तो R की वैल्यू है लेस देन होगी 1/2 √LC, तो यहाँ पर नो ट्रांजिएंट ऑसिलेशन, और R की वैल्यू 1/2 √LC जब दोलन होगा यानी ऑसिलेशन होगा। और क्रिटिकल रेजिस्टेंस कहा जाएगा R की वैल्यू 1/2 √LC, उस कंडीशन में इसको क्रिटिकल रेजिस्टेंस कहा जाएगा R की वैल्यू को। नेक्स्ट हम देखें टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर। टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर में जैसे कि मिनरेचर सर्किट ब्रेकर है, आर क्वेंसिंग मीडियम में एयर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और यहाँ पर वोल्टेज रेंज है 400 से 600 वोल्ट, फोर्स स्मॉल करंट, रेटिंग अप टू 100 एम्पियर। एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर की बात करें, एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर में क्वेंसिंग मीडियम है एयर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर
और 400 वोल्ट से 11 केवी के बीच में इसकी क्या होती है, वोल्टेज रेंज है। और 500 से 750 मिली एम्पियर पर ब्रेकिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ये यूज किया जाता है। मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर है, ट्रांसफार्मर ऑयल सर्किट के अंदर इसका यूज किया जाता है। 3.3 केवी से 220 केवी तक यूज कर सकते हैं। 150 से 2500 1000 मिली मेगावाट एम्पियर तक इसका यूज किया जाता है, यानी कैपेसिटी होती है इसकी। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है, वैक्यूम इसमें अंदर यूज की जाती है। 3.3 केवी से 33 केवी तक यूज किया जा सकता है। 250 से 2000 एमबीए तक इसकी कैपेसिटी होती है। SF6 सर्किट ब्रेकर है, SF6 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर के अंदर भरी जाती है। इसमें 3.3 से 765 केवी तक यूज किया जा सकता है इसको। 1000 से 50,000 एमबीए तक इसकी कैपेसिटी होती है। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर है, कंप्रेस्ड एयर एट हाई प्रेशर पर भरी जाती है 20 से 30 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। 66 केवी से 1100 केवी तक इसका यूज किया जा सकता है। 2500 से 60,000 एमबीए तक इसकी करंट रेटिंग होती है। अब देखते हैं नेचुरल अर्थिंग। जैसे सॉलिड अर्थिंग है 2.2 केवी से कम और 33 केवी से अधिक वोल्टेज पर प्रचालित प्रणाली में यूज किया जाता है सॉलिड अर्थिंग। सोर्स पावर कैपेसिटी है ग्रेटर देन होनी चाहिए 50 केवी है। रेजिस्टेंस अर्थिंग कहाँ पे यूज कर सकते हैं, 2.2 केवी से 33 केवी के बीच में। सोर्स पावर कैपेसिटी है 5 पर यूज कर सकते हैं। प्रतिघात भू संयोजन में न्यूट्रल और ग्राउंड के मध्य एक रिएक्टर लगाया जाता है जो धारा को सीमित करता है। तो R/X की वैल्यू है ग्रेटर देन 3 होनी चाहिए। आर्क सेपरेशन कॉइल और पैटरसन कॉइल अर्थिंग कहाँ पे यूज कर सकते हैं, पीटरसन कुंडली आयरन कोर रिएक्टर होता है जो नेचुरल पॉइंट और ग्राउंड के मध्य जोड़ा जाता है। अब टाइप्स ऑफ प्रोटेक्शन की बात करें, जैसे यूनिट सिस्टम के लिए और नॉन यूनिट सिस्टम के लिए। नॉन यूनिट सिस्टम के लिए जो प्रोटेक्शन यूज किया जाता है वो ही किया जाता है ओवर करंट प्रोटेक्शन और डिस्टेंस प्रोटेक्शन। यूनिट प्रोटेक्शन के लिए जो प्रोटेक्शन यूज किया जाता है वो ही किया जाता है डिफरेंशियल रिले प्रोटेक्शन, रेस्ट्रिकेटेड अर्थ फॉल्ट, रिले प्रोटेक्शन, पायलट वायर प्रोटेक्शन, बस वायर प्रोटेक्शन और कैरियर करंट प्रोटेक्शन। ओवर करंट प्रोटेक्शन की बात करें तो PSM की वैल्यू होगी सेकेंडरी करंट डिवाइड बाई रिले करंट रेटिंग। PSM की बात करें तो प्रदोष समय प्राथमिक धारा के प्रतिरोध धारा हो जाएगी यहाँ पर, और ये ट्रांसफार्मर है यानी कि रिले धारा सेटिंग की ट्रांसफार्मर का अनुपात यहाँ पर दिया जाएगा। जैसे हम देखें यहाँ पर, जैसे ये दे रखा है PSM की वैल्यू ट्रांसफार्मर धारा ट्रांसफार्मर के अकॉर्डिंग Z की वैल्यू है √L/C, सर्ज रे वोल्टेज से दी जाएगी I × L/C। डिस्टेंस प्रोटेक्शन की बात करें रिले के लिए, रिएक्टेंस रिले है, ये रिएक्टेंस रिले शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए उपयोग की जाती है। जैसे फॉल्ट किस प्रकार का हुआ यहाँ पर रिएक्टेंस रिले में, अर्थ फॉल्ट हो, फेज फॉल्ट इन शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। तो ओवर करंट और नॉन डायरेक्शनल रिले इसके गुण है, यानी ओवर करंट के लिए प्रोटेक्शन देगी और नॉन डायरेक्शनल रिले के लिए प्रोटेक्शन देगी। फिर इम्पीडेंस रिले है, इम्पीडेंस मतलब मीडियम, रिएक्ट मतलब तुरंत रिएक्ट करेगी, मतलब शॉर्ट सर्किट शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए। तो फेज टू फेज फॉल्ट हो तो यहाँ पर इम्पीडेंस रिले यूज की जाती है। और करंट ऑपरेटेड वोल्टेज रेजिस्टेंट रिले इसको कह सकते हैं हम, इसका यानी करंट ऑपरेटेड है। मेहो रिले है, इसको एडमिटेंस रिले कहते हैं। मेहो रिले यानी महान, एक तरीके से लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की जाएगी। फेज टू फेज फॉल्ट हो या फिर अर्थ फॉल्ट हो यहाँ पर यूज की जाएगी। वोल्टेज रेजिस्टेंट डायरेक्शनल रिले भी इसको बोल सकते हैं, यानी इसके गुण हैं। अब यहाँ पर जब इनके ऑपरेट होते हैं तो ऑपरेट के समय के आधार पर रिले के प्रकार हम देखें, जैसे कि इंस्टेंटेनियस रिले है, ऑपरेटिंग टाइम है लेस देन होता है 100 मिली सेकेंड। इन्वर्स टाइप की जो रिले है, इन्वर्स टाइप के रिले के अंदर ऑपरेटिंग टाइम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है 1 फॉल्ट करंट यानी PSM। डेफिनेट टाइम रिले के अकॉर्डिंग बात करें, डेफिनेट टाइम रिले में ऑपरेटिंग टाइम डज नॉट डिपेंड ऑन दी फॉल्ट करंट, यानी फॉल्ट करंट पर यह है, ऑपरेटिंग टाइम डिपेंड नहीं करता है। और IDMLT रिले है और IDMT रिले है, ये इनवर्स डेफिनेट मिनिमम टाइम लैग, यानी कि इसके अंदर जो टाइम है वो थोड़ा लैग करता है। मिनिमम टाइम लैग यहाँ पर डेफिनेट मिनिमम टाइम लैग है यहाँ पर होता है। मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में अगर हम बात करें, मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर जैसे मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर यहाँ पर क्या है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल है, यानी PMMC टाइप का जो मेजरमेंट है, इसको हम DC सप्लाई पर ऑपरेट करवा सकते हैं। स्केल जो होती है इसकी मेजरमेंट की वो लीनियर होती है।
और वैल्यू अंडर मेजरमेंट, यानी कि जब इसे मेजर करते हैं वैल्यू को तो ये एवरेज वैल्यू हमें देता है। कंट्रोलिंग के लिए यहाँ पर स्प्रिंग यूज की जाती है, और डैम्पिंग के लिए जो पैरामीटर यूज किया जाता है, यानी डैम्पिंग जिसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है वो है एडी करंट। एडी करंट के द्वारा यहाँ पर डैम्पिंग दी जाती है। फिर है मूविंग आयरन। मूविंग आयरन है एसी और डीसी दोनों पर काम करता है। और स्केल यहाँ पर स्क्वायर और नॉन लीनियर दोनों टाइप की स्केल होती हैं। और यहाँ पर मेजरमेंट के लिए यानी आरएमएस वैल्यू है, यहाँ पर मूविंग आयरन है इंस्ट्रूमेंट है वो आरएमएस वैल्यू मेजर करता है। और यहाँ पर स्प्रिंग और ग्रेविटी दोनों को द्वारा कंट्रोल किया जाता है। डैम्पिंग यहाँ पर एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज की जाती है। फिर इलेक्ट्रोडायनेमिक डायनामोमीटर। इलेक्ट्रोडायनामोमीटर एसी और डीसी दोनों पर काम करता है। इसके लिए यहाँ पर एमीटर एंड वोल्टमीटर नॉन लीनियर पावर लीनियर के लिए यूज की जाएगी। और वैल्यू अंडर मेजरमेंट के अंदर बात करें यहाँ पर करंट और वोल्टेज आरएमएस पावर, यानी कि आरएमएस वैल्यू है करंट और वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू मेजर करती है। पावर है यहाँ पर एवरेज, पावर के लिए हमें सिर्फ एवरेज वैल्यू मेजर करती है। स्प्रिंग यहाँ पर कंट्रोलिंग के लिए यूज की जाती है, और डैम्पिंग के लिए एयर फ्रिक्शनल डैम्पिंग यहाँ पर यूज जाती है। इंडक्शन टाइप मेजरमेंट में यहाँ पर ओनली एसी के अंदर इसको मेजर किया जाएगा, यानी एसी पर ऑपरेट होता है। इसके लिए इसकी वी आई स्क्वायर एनर्जी लीनियर होती है यहाँ पर, यानी वी और आई को स्क्वायर के अकॉर्डिंग मेजर करता है, यानी वी और आई मेजरमेंट करने के लिए स्क्वायर स्केल होती है। और एनर्जी के लिए लीनियर स्केल होती है। और वी और आई आरएमएस एनर्जी है उसके लिए एवरेज, यानी वी और आई के लिए मेजरमेंट की बात करें वी और आई के लिए आरएमएस वैल्यू मेजर करेगी, एनर्जी के लिए एवरेज वैल्यू मेजर करेगी। कंट्रोलिंग के लिए यहाँ पर ब्रेक मैग्नेट यूज किया जाता है इंडक्शन टाइप में। डैम्पिंग के लिए यहाँ पर एडी करंट डैम्पिंग यूज की जाती है। थर्मोकपल और हॉट वायर की बात करें तो एसी और डीसी दोनों टाइप की सप्लाई में काम करता है थर्मोकपल। इसके लिए यहाँ पर इसकी नॉन लीनियर होती है। और मेजरमेंट के लिए यहाँ पर ट्रू आरएमएस वैल्यू को मेजर किया जाता है। कंट्रोलिंग के लिए यहाँ पर स्प्रिंग काम ली जाती है। डैम्पिंग के लिए यहाँ पर एडी करंट डैम्पिंग यूज की जाती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में बात करें टाइप ऑफ सप्लाई है एसी और डीसी दोनों मेजर की जाती है। स्केल की बात करें तो स्क्वायर और नॉन लीनियर दो तरह की यहाँ पर स्केल, स्क्वायर कह सकते हैं या नॉन लीनियर कह सकते हैं। मेजरमेंट यहाँ पर आरएमएस वैल्यू मेजर की जाती है। कंट्रोलिंग के लिए स्प्रिंग यूज की जाती है, और डैम्पिंग के लिए यहाँ पर फ्लूइड यूज किया जाता है। रेक्टिफायर की बात करें, रेक्टिफायर में सप्लाई है एसी हमारी, इसके लिए यहाँ पर लीनियर होगी। और वैल्यू अंडर मेजरमेंट डिफ्लेक्शन एवरेज वैल्यू और कैलिब्रेशन आरएमएस वैल्यू मेजर की जाएगी। कंट्रोलिंग के लिए स्प्रिंग यूज की जाएगी, और यहाँ पर डैम्पिंग के लिए एडी करंट डैम्पिंग यहाँ पर यूज की जाती है। अब हम देखें कुछ एरर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है जैसे जो मेजर्ड वैल्यू है उसमें से ट्रू वैल्यू घटा देते हैं तो वो हमारी आ जाएगी एरर। तो त्रुटि है यहाँ पर एक्यूरेसी के प्रोपोर्शनल होती है, एंटी प्रोपोर्शनल होती है। तो मेजर्ड वैल्यू माइनस के ट्रू वैल्यू परिशुद्धता आ जाएगी, यानी मापित मान फर्स्ट में सेकंड घटा देंगे परिशुद्धता आ जाएगी। एब्सोल्यूट वैल्यू है, एब्सोल्यूट वैल्यू मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू आ जाएगी, जीरो से ज़्यादा होती है एब्सोल्यूट वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू है ट्रू वैल्यू से हमेशा ज़्यादा होती है। मेजर्ड वैल्यू AM मेजर्ड वैल्यू हो जाएगी, 80 ट्रू वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर। लिमिटिंग और रिलेटिव एरर की बात करें तो रिलेटिव एरर या लिमिटिंग एरर हो जाएगी आर इक्वल टू म्यू ए डिवाइड बाई 80 AM माइनस 80 डिवाइड बाई 80 के अकॉर्डिंग दी जाएगी। सापेक्ष सीमित त्रुटि की बात करें परसेंट यथार्थता इनटू पूर्ण पैमाना डिफ्लेक्शन डिवाइड बाई मापित मान हो जाएगा। पावर मेजरमेंट की बात करें मेजरमेंट ऑफ पावर बाई 3 वाट मीटर मेथड के अकॉर्डिंग बैच की जाएगी। पावर की वैल्यू W1 प्लस W2 प्लस W3 हो जाएगी। मेजरमेंट ऑफ पावर बाई 2 वाट मीटर मेथड तो W1 प्लस W2 इक्वल टू √3 VL IL cos फाई एक्टिव पावर हो जाएगी यहाँ पर। और रिएक्टिव पावर के लिए यहाँ पर हो जाएगा √3 VL IL sin फाई। तो √3 W1 माइनस W2 से यहाँ पर रिएक्टिव पावर मेजर की जाएगी। tan फाई की वैल्यू है √3 W1 माइनस W2 डिवाइड बाई W1 प्लस W2 हो जाएगी। और फाई का मान है tan इनवर्स √3 W1 माइनस W2 डिवाइड बाई W1 प्लस W2, यानी वाट मीटर की रीडिंग हो जाएगी। फॉरवर्ड पावर फैक्टर की बात करें यहाँ पर तो tan इनवर्स √3 W1 माइनस W2 डिवाइड बाई W1 प्लस W2 हो जाएगी। मीटर कांस्टेंट की बात करें n है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी के, n इक्वल टू k एनर्जी हो जाएगा। तो k इक्वल टू n डिवाइड बाई एनर्जी हो जाएगा। n यहाँ पर नंबर ऑफ रिवोल्यूशन डिवाइड बाई KWS के अकॉर्डिंग मेजर किया जाएगा। मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की बात करें यहाँ पर तो मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में लो रेजिस्टेंस के लिए 1 ओम से कम है तो एमीटर वोल्टमीटर विधि यानी कि DC करंट विभव मापी केल्विन डबल ब्रिज विधि का इसका उपयोग किया जाएगा यहाँ पर। और
मध्यम रेजिस्टेंस के लिए यहाँ पर एमीटर वोल्टमीटर मेथड का यूज किया जा सकता है, व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड का यूज किया जा सकता है, ओम मीटर मेथड का यूज किया जा सकता है, प्रतिस्थापन विधि का यूज किया जा सकता है। और हाई रेजिस्टेंस के लिए यानी 0.1 मेगा ओम से ऊपर के लिए आवेश आने यानी कि चार्ज डिस्चार्ज मेथड का यूज किया जा सकता है, मेगर का यूज किया जा सकता है, डायरेक्ट विस्थापन विधि का यूज किया जा सकता है, मेगा ओम ब्रिज मेथड का यूज किया जा सकता है। आप फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट के लिए वाइब्रेटिंग रीड फ्रीक्वेंसी मूविंग आयरन फ्रीक्वेंसी मीटर का यूज किया जा सकता है। प्रथम विधि यानी मैकेनिकल अनुनाद के सिद्धांत पर कार्य कर सकती है। यहाँ पर यानी वाइब्रेटिंग है, ये मैकेनिकल अनुनाद के सिद्धांत पर काम करती है। और इलेक्ट्रोडायनेमिक फ्रीक्वेंसी मीटर है, इलेक्ट्रोडायनेमिक फ्रीक्वेंसी मीटर को मूविंग कॉइल मीटर या फिर रेसोनोमीटर टाइप उपयंत्र के नाम से भी जाना जाता है। मूविंग आयरन फ्रीक्वेंसी मीटर को व्हीटस्टोन आवृत्ति मीटर भी यहाँ पर कहा जाता है। एसी ब्रिज के अंदर बात करें तो जनरल इक्वेशन है ब्रिज बैलेंस के लिए Z1 Z4